चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, दैट इज चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2। देखिए वाटर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको 70% हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किया गया। वाटर के अंदर कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। उनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब वो पोलैरिटी या वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना या कोहेशन एडहेशन, ये आप केमिस्ट्री में तो पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये हमारा टॉपिक है कि हम उसको रिलेट करें विद बायोलॉजिकल रोल, जिससे लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती हो और उसके बगैर लाइफ पॉसिबल ना हो। तो हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यू नो बेटर कि वाटर इज पोलर कंपाउंड, और ये भी आपको पता है कि हर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो वाटर का कॉलम ब्रेक नहीं होता। जिस दिन हमारी बॉडी में वाटर कॉलम की ब्रेकेज हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ब्लड की फ्लो कंटिन्यूस होगी, ब्लड की फ्लो कंटिन्यूस होगी टू द हार्ट, तब हार्ट पंपिंग करेगा। अगर उसमें एयर बबल्स आ गए वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर उसमें एयर बबल्स आ गए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो पोलैरिटी है ये आपको पीएच मेंटेनेंस में भी हेल्प करती है, ये उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बनाती है और ये उसको कॉलम के फॉर्म में फ्लो भी कराती है, क्योंकि इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि वाटर हैज़ पोलर नेचर बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव bearing partial negative charge and hydrogen electropositive bearing partial positive charge. Due to hydrogen bonding, water molecule also moves, get together and do not break apart. तो इस प्रॉपर्टी की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी आपको एयर बबल्स नहीं मिलेंगे। एंड ब्लड विल फ्लो इन कॉलम बिकॉज ब्लड हैज 90% वाटर। तो आप याद रखिए कि जिस तरह वाटर कॉलम में फ्लो करता है, ब्लड आल्सो फ्लो इन कॉलम्स। देखिए आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, जब डॉक्टर आपको ड्रिप लगाते हैं तो उसके अंदर एक सुई देते हैं और उसके अंदर एक होल बनाते हैं और वो चेक करते रहते हैं कि कहीं बबल जो है वो बॉडी में इंटर ना हो। बबल की एंट्री के लिए बड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो खुद ब खुद बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया, इट विल किल द ऑर्गेनिज्म। और इसके पीछे रीजन जो है वो वाटर की पोलैरिटी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दैट्स व्हाई वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो इन अ कॉलम, और उसका जो रीजन है वो वाटर की पोलैरिटी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। समटाइम्स वी नीड वन टाइप ऑफ मेडिसिन बट वी हैव टू कोट इट इन अनदर टाइप ऑफ मेडिसिन। देखिए आप कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल का जो आप बीमार होते हैं आपको कैप्सूल दिए जाते हैं। कैप्सूल का जो शेल होता है ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। इसके अंदर जो पाउडर होता है वो असल में मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन स्टमक तक ऐसे नहीं पहुंचता। उसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए उसको कैप्सूलेट किया गया है। अब अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा मीडियम हो जो कैप्सूल को डाइजेस्ट ना कर सकता हो, तो मेडिसिन जिस तरह हमने ले लिया उसी तरह बॉडी में पड़ा रहेगा। हम डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स खाते हैं, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं, वो हज़ारों किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा मीडियम हो जो इन चीज़ों को डिजॉल्व ना कर सके तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चाहे कुछ भी हमारी बॉडी में आ जाए, हमारी लिक्विड मीडियम में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसको डिजॉल्व करे। अगर ये उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकता, ये उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता, ये उसकी एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं कर सकता, तो वो ऑर्गेनिज्म हमें ख़त्म कर देगा। तो वाटर की यूनिवर्सल सॉल्वेंट की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये हर आने वाली जो हार्मफुल सब्सटेंस है या हर आने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, देखिए बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा तो उस आपकी बॉडी उसके लिए वॉशरूम भी है, वो बाहर तो नहीं जाएगा, वो एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में ही करेगा। प्लाज्मोडियम आएगा तो वो एक्सक्रीशन भी करेगा, पता नहीं वो क्या क्या सीक्रेट कर रहा है, उसके एक्सक्रीटरी मटेरियल में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। अब उसके लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वाटर हमारी बॉडी में ऐसा सॉल्वेंट है
जो आपकी यूज़फुल और हार्मफुल तमाम चीज़ों को डिज़ॉल्व कर लेते हैं, और यूज़फुल चीज़ों को डिज़ॉल्व करके आपके सेल को देते हैं, और हार्मफुल को डिज़ॉल्व करके यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं। अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में डिज़ॉल्व ही ना हो तो यूरिन के फॉर्म में रिमूव कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने सेलेक्ट किया उस लिक्विड को जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और मैक्सिमम कंपाउंड्स को, मैक्सिमम चीज़ों को डिज़ॉल्व कर सकता हो, ताकि सॉल्युबिलिटी की जो एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो, और कोई कंपाउंड आपकी बॉडी में ऐसा ना रह जाए जो वाटर डिज़ॉल्व ना कर सके और वाटर उसको वॉश आउट ना कर सके। तो हम डिस्कस करते हैं कि वाटर इज पोलर इन नेचर एंड स्टेबल कंपाउंड। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर एक्ट एज द सॉल्वेंट which dissolves large number of polar and ionic molecules that cannot be dissolved in any other liquid. वाटर के मुकाबले में दूसरे कंपाउंड्स में जो पावर है सॉल्युबिलिटी की वो कम है, और वाटर में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे स्टेबल है। आपको पता है कि अगर वाटर को हम 100 डिग्री सी पे बॉईल भी करेंगे तो फिर भी वाटर है, उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है क्योंकि ये बड़ा स्टेबल है। अब उसके अंदर जो भी कंपाउंड आता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, तो ये उनको डिजॉल्व कर लेते हैं। और ये बचपन से आप पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हाइड्रोजन उसको सराउंड कर लेते हैं, और जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका जो ऑक्सीजन है वाटर का वो उसको सराउंड कर लेते हैं। और वाटर के अंदर एक्स्ट्रा बॉन्ड्स भी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा पावर है वाटर के अंदर कि वो किसी भी चीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर वाटर में ये क्वालिटी ना होती और हम कोई चीज़ खा लेते और बजाय इसके कि वाटर उसको डिजॉल्व करे वो वाटर को ही डिजॉल्व कर लेता और स्प्लिट कर लेता, तो हमारी बॉडी में तो वाटर की डिफिशिएंसी आ जाती, डिहाइड्रेशन, और हम तो मर जाते हैं। हमारी बॉडी में मीडियम ऐसा होना चाहिए जो खुद स्टेबल हो, स्टेबिलिटी उसके अंदर हो। सेकंड ये है कि उसके मुकाबले में हर चीज़ अनस्टेबल हो और वो उसको डिजॉल्व कर सकता हो, स्प्लिट कर सकता हो, और आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उसको बॉडी से रिमूव कर सकता हो, उसमें वॉशिंग प्रॉपर्टी हो, रिमूवल प्रॉपर्टी हो। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। एक तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कॉलम के शेप में फ्लो करती है, तो ब्लड की फ्लो हर ऑर्गन को, हर सेल को, हर बॉडी टिश्यू को कंटिन्यूसली होती है और बीच में कॉलम कभी ब्रेक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये स्टेबल कंपाउंड है और बाकी कंपाउंड इसके मुकाबले में अनस्टेबल है, तो बॉडी किसी भी चीज़ को, किसी भी हार्मफुल एंड यूजफुल कंपाउंड को डिजॉल्व कर सकती है, यूजफुल को यूज़ कर सकती है, हार्मफुल को यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर सकती है। और अगर ये सॉल्युबल ना होता तो फिर हमारी बॉडी में ही रहता और डिस्ट्रक्शन कर रहा होता। थर्ड इज कोहेशन। देखिए कोहेशन का वही मकसद है जो फर्स्ट पॉइंट में गुजर गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टच रहते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, और वाटर मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कभी भी कॉलम की ब्रेकेज नहीं छोड़ता, और कॉलम की ब्रेकेज की वजह से इनकी फ्लो में आसानी है। आप देख लें कितनी बड़ी बॉडी है और कितना छोटा हार्ट है, इसके बावजूद ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। ये स्पीड ऑफ ब्लड जो आपकी बॉडी में मेंटेन है, दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेशन। हार्ट सर्टेन 85 ml को पुश करता है, वो 85 ml और 85 ml को पुश करता है, वो आगे और 85 ml को पुश करता है, वो और ये 85 ml आखिर में आखिरी ब्लड का पोर्शन भी पुश हो जाते हैं और 85 ml हार्ट में वापस इंटर हो जाते हैं दूसरे रास्ते से। एक रास्ते से जो आपका हार्ट है उससे देखिए 85 ml को निकाल दिया गया और ये 85 ml बाकी को पुश करता गया और जो एंट्री हो रही है वहां से 85 ml को इंटर कर दिया गया। ये जो पुशिंग प्रॉपर्टी है, ये जो एक दूसरे को खींचने की प्रॉपर्टी है, ये जो एक दूसरे को हेल्प करने की प्रॉपर्टी है, दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोहेशन फोर्स है वो हेल्प करती है कि आपकी बॉडी में हार्ट रिदम रख सकता है, फ्लो रख सकता है, रेट रख सकता है, स्पीड रख सकता है आपकी ब्लड का। अगर कोहेशन ना होती तो वो हर ब्लड को अलग अलग जमा करके पुश करता, सिर्फ वही पोर्शन फ्लो करता और बाकी स्टैटिक पड़ा रहता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ब्लड कभी स्टैटिक नहीं होता बिकॉज ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग water molecules attached to one another cohesion, so it flows freely without breaking apart and leaving bodies, and heart can push it easily. अगर इसमें कोहेशन फोर्स ना होती
तो ब्लड हर 85 ml को पुश कर रहा होता और सिर्फ वो फ्लो कर रहा। जिस तरह गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कीजिए सिर्फ वो फ्लो करती है, सिर्फ वही फ्लो करती है, बाकी गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी रहती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी सिर्फ वो ब्लड फ्लो कर रहा होता जिस ब्लड को हार्ट ने पुश किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फुल ब्लड 85 ml ब्लड के पुश करने से 5 लीटर ब्लड फ्लो कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एडहेशन प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एडहेशन प्रॉपर्टी। एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को डिस्कस करने से पहले आप एडहेशन को समझ लें। देखिए, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं ए, दिस इज ए। मैंने ये जो ए लिखा है इसमें कोहेशन भी है और इसमें एडहेशन भी है। एडहेशन किस तरह है और कोहेशन किस तरह है, अगर आप इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देख लें तो ये ए जो है ये कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंक से लिखा है, लेट सपोज मेरे हाथ में इंक मार्कर है और मैंने बोर्ड पे ए लिख लिया है। असल में ये इंक के मॉलिक्यूल्स आपस में भी अटैच हैं और ये इंक के मॉलिक्यूल बोर्ड के साथ भी अटैच हैं। इंक के ये जो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं, दिस इज कोहेशन। और इंक के ये मॉलिक्यूल जो व्हाइट बोर्ड के साथ अटैच हैं, ये इनकी एडहेशन प्रॉपर्टी है। अगर एडहेशन ना होती तो कोई भी चीज दूसरे के साथ अटैचमेंट ना कर पाता। सिमिलर मॉलिक्यूल से तो कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन डिसिमिलर मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट उनकी पॉसिबल नहीं थी। अब अगर आप पेपर उठाते हैं और एक पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो ये भी एडहेशन है। अगर इंक और पेपर में एडहेशन ना हो तो आप अल्फाज लिखेंगे और वो गिरते जाएंगे। जिस तरह शायर कहते हैं कि इतनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। तो देखें, पानी में जो एडहेशन है वो हमारी क्या हेल्प करती है। एडहेशन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। अगर आप कभी चाय पीते हैं और आप देखते हैं कि आप जितनी भी कप को जो है वो 180 डिग्री पे उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ ना कुछ चाय के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल रह जाएंगे और ग्लास में पानी पीने के बाद आपको ग्लास वेट महसूस होगा। यह वेट इसलिए है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इस ग्लास के साथ अटैच हो गए हैं। इसी तरह जब आप वुजू करते हैं तो आपके हाथ जो है वो पानी उसके साथ अटैच रहते हैं, वो कभी खुश्क नहीं होते, उसको खुश्क करना पड़ता है या एवापोरेशन के बाद वो टाइम लेके खुश्क होता है। ये वाटर की एडहेशन है कि आपके स्किन के साथ एडहेयर हो गया है। ये वाटर की एडहेशन है जो ग्लास के साथ एडहेयर हो गया है। ये वाटर की एडहेशन है जो आप फर्श धोते हैं तो फर्श भी कुछ टाइम तक वेट रहता है, मॉइस्चराइज रहता है। अब ये तो एडहेशन हो गई। अब इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। एडहेशन इज एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अटैच्ड टू वॉल ऑफ कंटेनर, सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन। वाटर की ये क्वालिटी है कि ये किसी भी वेसल के साथ अटैच हो सकती है। अगर ब्लड वेसल है तो एज अ ब्लड उसमें फ्लो कर सकती है, अगर जाइलम वेसल है तो जाइलम में प्लांट में ऊपर जा सकती है। कोई भी चीज हो ये उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर सकती है, अटैचमेंट कर सकती है, ये गिरती नहीं है पीछे। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉलम है वो कभी वापस पीछे नहीं गिरता जाइलम में, और ना कभी ब्लड फ्लो उसकी बैकवर्ड होती है बिकॉज ऑफ एडहेशन प्रॉपर्टी। और इसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, क्योंकि हम भी कहते हैं कि सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन ऑल बॉडी, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड, और ब्लड में यह प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ वाटर है। अभी हम कहते हैं कि ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉल डाउन इन प्लांट बॉडी। प्लांट के जाइलम में कभी भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं करता कि ऊपर चढ़ता जाए और फिर नीचे गिर जाए। नो, ये खुद को स्टिक रखेगा और ये स्टिक होने की वजह से इसकी फ्लो में आसानी होगी, और पानी जहां से गुजरेगा सरफेस को वेट छोड़ेगा। पानी जहां से गुजरेगा सरफेस को वेट छोड़ेगा। सरफेस को वेट छोड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसान होगा, फ्रिक्शन कम होगा, लाइफ ऑफ सेल, लाइफ ऑफ टिश्यू, लाइफ ऑफ ऑर्गन एंड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, फ्रिक्शन किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ये जो हमारी बॉडी 70 साल चलती है और हर 24 घंटे काम कर रहा है, फिर भी फ्रिक्शन से तबाह नहीं होता।
इसी तरह हमारे ये जॉइंट्स हैं, बोन्स आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होते। ये आइज़ के अंदर जो लिक्विड्स हैं, ये नोज़ के अंदर जो लिक्विड्स हैं, इनमें जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इन तमाम ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखा है और मॉइस्चराइजेशन की वजह से वाटर कैपेबल है कि आपकी बॉडी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। सो ऑल दी बॉडी पार्ट्स इंटरनली, आप जिस बॉडी पार्ट को भी इंटरनली बॉडी से निकालोगे वो आपको मॉइस्ट नजर आएगा और आप जब उसको टच करोगे आपको फील होगा कि उसके ऊपर लिक्विड्स हैं। तो ये मॉइस्चराइजेशन बॉडी के अंदर, ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, दिस प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहते हैं कि एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या प्रोवाइड करती है? ये क्या करती है? इट कीप्स द सरफेसेस मॉइस्ट, इट कीप्स द सरफेसेस मॉइस्ट। अब ये सरफेस किसकी हो सकती है? ये सरफेस सेल की भी हो सकती है, ये सरफेस टिश्यू की भी हो सकती है, ये ऑर्गन की भी, ये किसी सिस्टम की भी हो सकती है। और जब ये सरफेसेस मॉइस्ट होंगे, जिस तरह आप वुजू करते हैं और आपके हाथ मॉइस्चराइज रह जाते हैं कुछ टाइम के लिए, इसी तरह बॉडी इंटरनली सारी मॉइस्चराइज है। तो ये क्या करती है? रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि फ्रिक्शन कम होगा। सेकंड, इसका क्या एडवांटेज होगा आपकी बॉडी में? अगर ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है तो ये लाइफ इंक्रीज कर रहा है आपके ऑर्गन्स की, इंक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गन्स, इंक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गन्स। आपको बड़ा फायदा होगा, आपके ऑर्गन जल्दी खराब नहीं होंगे क्योंकि फ्रिक्शन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा फायदा क्या होगा? इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्चराइज। जब वाटर की मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टी होगी, जब वाटर की एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी, तो आपकी बॉडी में हर एक्सचेंज आसान होगा और हर फ्रिक्शन कम होगा और कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। यू विल फील इजी। दिस इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। क्या वाटर में सिर्फ कोहेशन और एडहेशन है, पोलैरिटी है? नो, वाटर की स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज्यादा है। अब स्पेसिफिक हीट आप किसे कहते हैं? हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कि वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। तो हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास एक लिक्विड है, उसका नाम हम लिख लेते हैं लिक्विड ए। हम एज्यूम कर लेते हैं लिक्विड ए, और लिक्विड ए का टेम्परेचर है 35 डिग्री सी। जैसे जस्ट एग्जांपल आप गौर से देखें, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, वी डोंट नो लिक्विड क्या है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सी है और हमने उसको एलिवेट किया 36 डिग्री सी तक। ये वही लिक्विड है, हमने 1 डिग्री सी उसका टेम्परेचर एलिवेट किया और हमें यूज करने पड़े 100 किलो जूल, हमें यूज करने पड़े 100 किलो जूल। फिर हमने क्या किया? फिर हमने वाटर ले लिया, वाटर को ले लिया 35 डिग्री सी पे और वाटर को कन्वर्ट किया फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 36 डिग्री सी, और हमने देखा कि हमने उसको प्रोवाइड किया 500 किलो जूल। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी इसका टेम्परेचर चेंज करने में। अब हमारा माइंड ये कहता है कि बेहतर ये होता कि अल्लाह पाक हमारी बॉडी में लिक्विड ए डाल लेता वाटर की जगह, क्योंकि लिक्विड ए को कम एनर्जी की जरूरत है और कम एनर्जी से हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप देख लें तो मसला ये है कि लिक्विड ए जो है वो अनस्टेबल है फॉर टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने से वो लिक्विड खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 रहता है, इसकी वजह ये कि इसमें 70% वाटर है और वाटर का टेम्परेचर चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेनेंस रहती है और चाय पीने से, गर्मी में जाने से, एसी में बैठने से, दिसंबर में, जनवरी में, जून में, जुलाई में, हर हालत में 37 रहता है। ये टेम्परेचर के लिए स्टेबल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में थर्मोस्टेबल लिक्विड है, क्योंकि हमारी बॉडी में थर्मोस्टेबल लिक्विड है और उस थर्मोस्टेबल लिक्विड का नाम वाटर है।
इसलिए हम कहते हैं कि ये वाटर ज़्यादा यूजफुल है, ताकि आपकी बॉडी में टेम्परेचर को चेंज न किया जाए और आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए हर हालत में। तो हम कहते हैं कि वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। हाइड्रोजन बॉन्ड काज वाटर टू रिमेन लिक्विड रेदर देन आइस और स्टीम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी आसानी से ये कन्वर्ट नहीं होता, ना आइस में कन्वर्ट होता है और ना स्टीम में। अगर आप उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री सी देना पड़ेगा, फिर भी वाटर ही होगा, सिर्फ गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। और अगर आप उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सी तक जाना पड़ेगा, फिर भी उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा, केमिकल नेचर सेम रहेगा। तो यहां पे हम कहते हैं कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर विल बॉयल एट -80 डिग्री सी एंड विल फ्रीज एट -100 डिग्री सी। इतने कम टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता, बॉयल हो जाता और खत्म हो जाता। लेकिन -80 से 100 तक जो स्टेबिलिटी दी है, ये हाई स्टेबिलिटी उसको दी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने, और वाटर इंतहाई स्टेबल है अगेंस्ट द टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वाटर स्टेबिलिटी की वजह से बॉडी स्टेबल है अगेंस्ट द टेम्परेचर, और बॉडी में इतनी आसानी से चेंज नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं कि अब इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की। बायोलॉजिकल रोल ये कि इन सच कंडीशन लाइफ बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज रैपिड चेंजेस आकर इन वाटर स्टेट एंड लिविंग बॉडीज कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कम होती तो थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर चेंज से वाटर का टेम्परेचर चेंज होता और बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता। सर्दियों में हमारी बॉडी में सारा वाटर फ्रीज हो जाता और हम मर जाते हैं, और जून जुलाई अगस्त में वाटर हमारी बॉडी में सारा वेपराइज हो जाता और हम मर जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी में भी वाटर वेपराइज नहीं होता और बहुत लो टेम्परेचर में भी वाटर फ्रीज नहीं होता। इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। इसको 37 से 38 करने के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए और 37 से 36 करने के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इस स्टेबिलिटी ने हमारी बॉडी को थर्मोस्टेबल कर दिया है और हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन है और हर हालत में हमारी बॉडी 37 रहती है। ये क्रेडिट वाटर की स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी को जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इज बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट। बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से है। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कम होती तो आइसक्रीम खाने के बाद हमारा टेम्परेचर लो हो जाता, चाय पीने के बाद हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता, थोड़ा सा धूप में जाने से टेम्परेचर 41, 42, 50 तक हो जाता, और थोड़ा सा एसी में बैठने से 25 हो जाता, 30 हो जाता। तो हमारे लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं थी। सर्वाइवल के पीछे वाटर की प्रॉपर्टी है एडहेशन, कोहेशन, पोलैरिटी, स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर, एंड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट। सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं, वेपराइजेशन भी बहुत हाई है। इतनी आसानी से वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट नहीं होता। आप देख लें, हम जब पेट्रोल लाते हैं तो उसको बंद रखते हैं, हमें पता है कि पेट्रोल वोलेटाइल है, लेकिन वाटर की सरफेस को हम बंद नहीं रखते हैं। हमें पता है कि वाटर वेपराइज नहीं होगा इतनी आसानी से, हमें पता है कि उसकी वेपराइजेशन हीट बहुत ज़्यादा है और वो इतनी आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होता तो भी हमें डिहाइड्रेशन का इशू होता। थोड़ा सा धूप में जाने के बाद जिस तरह कपड़े हम रख लेते हैं, कपड़े हम धूप में डाल लेते हैं और वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे वेपराइज हो जाते हैं। इस तरह हमारी बॉडी से भी वेपराइज होता, लेकिन इतनी आसानी से बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में वाटर वेपराइज नहीं होता। वाटर इज स्टेबल अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज एंड वाटर इज स्टेबल अगेंस्ट वेपराइजेशन प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट स्टेट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि वाटर की बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में बहुत हाई है। इथेनॉल से हाई है, मिल्क से हाई है, इसी तरह बेंजीन, जितने भी लिक्विड्स आप लेते हैं, किसी भी लिक्विड को आप लें, सब जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन वाटर जो है वो स्टेबल है फॉर दी चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर चेंज इन स्टेट। तो ना इसका स्टेट चेंज होता है आसानी से और ना इनका टेम्परेचर। तो इस प्रॉपर्टी ने हमें क्या प्रॉपर्टी दी है, कौन सी क्वालिटी दी है, हम क्यों जिंदा हैं, कि वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एनिमल्स गेट रिड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड द लेवल ऑफ वाटर इन एनिमल बॉडी इज ऑल्सो मेंटेन। हमारी बॉडी से वेपराइजेशन कम होती है और स्वेटिंग ज़्यादा होती है।
वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर नहीं निकलता इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लिक्विड स्टेट में निकलता है, और उस लिक्विड स्टेट को हम स्वेटिंग कहते हैं। और उस लिक्विड स्टेट की वजह से हमारी थर्मो रेगुलेशन भी हो जाती है साथ में, और हम डिहाइड्रेशन से भी बच जाते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, और बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी भी नहीं आती। अगर ये ऐसे ही ऑपरेट होता रहता तो थर्मो रेगुलेशन तो हो जाती, लेकिन डिहाइड्रेशन का इशू होता। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी इज बिकॉज ऑफ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती तो थोड़ा सा घूमने के बाद हम डिहाइड्रेट हो जाते, सारा वाटर वेपराइज हो जाता। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हम 4 लीटर लिक्विड्स पूरे करते हैं 24 आवर्स में। इसमें चाय भी शामिल है, इसमें पानी भी शामिल है जो आप पीते हैं, इसमें खाने के अंदर जो आपने वाटर यूज़ किए वो भी है, इसमें आटे के अंदर जो आपने यूज़ किए वो भी है। तो ये जूस वगैरह सारी चीज़ें मिलकर 4 लीटर्स पर डे, दैट इज़ मोर देन एनफ। और ये आपकी बॉडी में रहता है 70%, कभी इससे कम नहीं होता। जिस दिन कम हो गया तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं? क्योंकि वो वाटर जो है वो थर्मोस्टेबल भी है और स्टेट स्टेबल भी है। आप कहें कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या देता है? स्टेट स्टेबिलिटी टू वाटर, और वाटर का स्टेट आसानी से चेंज नहीं होता। स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। और हाई स्पेसिफिक हीट क्या देता है? वो देता है टेम्परेचर थर्मोस्टेबिलिटी। तो हमारी बॉडी थर्मोस्टेबल भी है और हमारी बॉडी स्टेट के अगेंस्ट भी स्टेबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या यही काफी है? नहीं। वाटर की एक बड़ी अजीब प्रॉपर्टी है, उसको हम एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। दैट इज एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बड़ी यूनिक है जो किसी और लिक्विड में आपको नहीं मिलेगी। जिस लिक्विड को भी आप उसका टेम्परेचर लो करोगे तो उसका वॉल्यूम लो होगा। आपको पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम राइज होगा, जब आप टेम्परेचर लो करेंगे तो वॉल्यूम लो होगा। बट यहां पे वाटर में एक यूनिक प्रॉपर्टी है। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि 10 डिग्री सी लेट सपोज, और वहां पे वाटर का वॉल्यूम जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। हमने वाटर सैंपल ले लिया और वाटर सैंपल को रखा है 10 डिग्री सी पे, और 10 डिग्री सी पे उसका वॉल्यूम जो है वो मैंने एज्यूम कर लिया 10 डेसीमीटर क्यूब। अब हुआ क्या है, मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया, 7 कर लिया। तो आप में से कोई बता सकता है ये वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या कहते हैं आपको बॉयल्स और चार्ल्स लॉ? अगर मैं प्रेशर को मेंटेन रखूं तो ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज। चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये भी 7 हो गया। 7 डेसीमीटर क्यूब हमने एज्यूम कर लिया। अब मैं उसको और डिक्रीज कर रहा हूं। मैंने टेम्परेचर डाउन किया अप टू 5 डिग्री सी। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? कोई बता सकता है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। रीजन ये है कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अभी भी वाटर का जो वॉल्यूम है वो 5 DM क्यूब हो गया। अभी मैं 4 कर रहा हूं, 4 डिग्री सी, तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 DM क्यूब। लेकिन जब मैं 4 से नीचे जा रहा हूं 3 डिग्री सी, होना तो ये चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 3 डेसीमीटर हो जाए, कम हो जाए। लेकिन 4 से नीचे मामला अपोजिट हो जाता है, 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है। अब बजाय इसके कि ये डिक्रीज हो जाए, ये डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं जितने नीचे चलता जाऊंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इंक्रीज। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो ये और ज्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज आ रहा है, जो कि नॉर्मल बिहेवियर से हटकर है, इसको हम एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। दैट्स व्हाई आइस हैज मोर वॉल्यूम देन वाटर एंड आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर, और वो फ्लोट करता रहता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब इस प्रॉपर्टी को हम बायोलॉजिकली कैसे लेते हैं? हमें क्या फायदा है इसका? ऑर्गेनिजम्स को क्या फायदा है? पहले आप समझ जाएं एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर। It is the unique property of water that expands on cooling at low temperature. It means 4 degree or below 4. जैसे ही आप below 4 डिग्री जाओगे तो ये अपनी आदत छोड़ देगा।
और ये वॉल्यूम में डिक्रीज होने की बजाय वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और ये वॉल्यूम इंक्रीज होना जो है, इसके पीछे क्या है कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज मोस्ट हैवी। अब ये मोस्ट हैवी क्यों है? आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन अपोजिट है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है। आप देख लें, हमने यहां पे डिस्कस किया कि 4 डिग्री सी पे इसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम था। अब 4 डिग्री से आप चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। 4 डिग्री से चाहे आप ऊपर जाएं, टेम्परेचर को राइज करें, फिर भी वॉल्यूम राइज होगा। चाहे आप 4 डिग्री से नीचे जाएं, फिर भी वॉल्यूम राइज होगा, दोनों सूरतों में। तो 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम सबसे कम है, और जब वॉल्यूम सबसे कम है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं कि 4 डिग्री पे क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी। 4 डिग्री पे हाईएस्ट डेंसिटी है वाटर की, और लोवेस्ट वॉल्यूम है, सबसे कम वॉल्यूम है, लोवेस्ट वॉल्यूम। यही बात हमने यहां भी डिस्कस की है। हम कहते हैं कि डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। अब 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम एलिवेट कर रहे हैं बिलो 4 डिग्री सी। जब बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम एलिवेट कर रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। हमने क्या किया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी है उसको हमने 1 कंसिडर कर लिया स्टैंडर्ड, और हम जितनी आइस की तरफ जाएंगे तो उसकी डेंसिटी 9.917 तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 स्टैंडर्ड हमने 4 डिग्री पे लिया है, 0 डिग्री पे नहीं लिया। 0 डिग्री पे तो वो और एक्सपेंड हो गया है। तो यहां पे हम यही कहते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज मोस्ट हैवी। मोस्ट हैवी का मतलब है कि हाईएस्ट डेंसिटी है, इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी एंड लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। और लिक्विड वाटर के मुकाबले में जितना हम आइस बनते जाएंगे तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। दिस इज द रीजन दैट आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग बट वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। हर चीज कूलिंग पे कंट्रैक्ट होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वाटर एक्सपेंड होता है। अब ये होता क्यों है और उसका फायदा क्या है? होता इसलिए क्योंकि ये कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। These hexagonal structures are responsible for the formation of or expansion of water. ये आप देख लें, 6 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और उन्होंने कुछ हेक्सागन्स बनाए हैं। 4 हेक्सागन हमने डायग्राम में एज्यूम कर लिए। अब आप खुद सोचिए, आप क्लास में इस तरह बैठ जाए कि हेक्सागन बनाए, तो आप जितने स्टूडेंट्स क्लास में आ सकते हैं उसके हाफ भी नहीं आ सकते। आप लोग मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लोगे। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6। तो हर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो हेक्सागोन बना लेते हैं और बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये स्पेसेस की वजह से इनका ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंड होता जाता है। जितना हम 4 डिग्री से नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ हेक्सागन विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ द आइस विल इंक्रीज। बायोलॉजिकल फायदा क्या है? बायोलॉजिकल फायदा ये है कि चतराल में खड़े प्लांट्स भी जिंदा हैं -10 डिग्री सी पे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि -1 -2 -3 में तो प्लांट के अंदर जितना वाटर है वो सारा फ्रीज हो गया, और फ्रीज होने के बाद वो तो फट जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, वो सारी वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो फट जाएंगे और वो सारे प्लांट्स मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। रीजन ये है कि आइस कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि अगर बॉडी में आइस बन भी जाए तो वो फ्लो ऑफ लिक्विड्स को रोक नहीं सकता, वो ब्लड की फ्लो को रोक नहीं सकता, वो जाइलम में प्लांट के जाइलम में फ्लो को नहीं रोक सकता। उसके साथ फ्लोट करता जाएगा, मूव करता जाएगा, लेकिन वो चूंकि डेंसिटी उसकी कम है तो वो किसी भी हालत में फ्लो ऑफ लिक्विड को स्टॉप नहीं कर सकता। आपने याद रखना है, इसका बायोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि ice cannot stop the flow of liquids, the flow of water within the living body. Ice can't stop flow of liquids in living system and living bodies. दूसरी बात यह है
कि अगर समंदर में ठंड पड़ जाए और समंदर आइस बन जाए तो समंदर का पानी कभी भी नीचे से आइस नहीं बनता, ऊपर सरफेस से बनता है। क्योंकि अगर आइस बन भी जाए तो वो सरफेस पे आता है और नीचे वाटर बह रहा होता है और उसके अंदर जिंदगी जो है वो चल रही होती है। फिशेस उसमें जिंदा है, उनके बच्चे जिंदा है, नीचे जो प्लांट्स है वो जिंदा है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो जिंदा है, जो फंजाई है वो जिंदा है। तो ये कभी भी आइस कैन नेवर स्टॉप लाइफ, ये उसके लिए फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। अगर हम कोई वाटर बॉडी कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, एक ओशन है और यहाँ पे आइस बन रहा है, तो कोई बात नहीं है, आइस यहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आइस यहाँ पे आ जाएगा और नीचे जो है वो लिक्विड ही होगा वाटर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो एंड इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जब ये ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा तो नीचे वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ही होगा और नीचे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी ना होती तो फिर आइस फॉर्मेशन सरफेस से ना होती, आइस फॉर्मेशन नीचे से होती और पीछे पहले ऑर्गेनिज्म को मार के फिर आखिर में ऊपर सरफेस बनता। आपने कभी फ्रिज से ऐसा वो निकाला होगा कि उसमें आधा बन चुका हो आइस और आधा ना हो। आप देखते हैं कि सरफेस आइस लगती है लेकिन जब आप उसको टच करते हैं वो टूट जाते हैं और अंदर पानी होता है। सरफेस पे आइस होती है और वो टूट के नीचे पानी ही होता है। तो ये समंदरों में भी यही हालत होती है और अंदर लाइफ सरवाइव कर जाती है। तो ये भी बायोलॉजिकल रोल है वाटर का। अगर वाटर में ये प्रॉपर्टी ना होती तो प्लांट्स में ब्लॉकेज होती और प्लांट्स मर जाते और एनिमल्स में भी ब्लॉकेज होती और एनिमल्स भी मर जाते। समंदर भी आइस बन जाती नीचे की तरफ से और वो खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ अर्थ पर सर्वाइव करती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आखिरी प्रॉपर्टी है वाटर की जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जब फारिग होता है तो कहते हैं कुछ नहीं है तो चलो मैं आयोनाइज ही क्यों ना हो जाऊं। और शायर कहते हैं कि सोचता हूं कि मौत आने तक जिंदा रहने में क्या कबाहत है। तो वाटर भी कहते हैं कि फजूल बैठने से बेहतर है कि मैं आयोनाइज हो जाऊं। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव बना लेते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन नेगेटिव जो है, हाइड्रोजन पॉजिटिव सॉरी, वो एसिडिक नेचर रखता है ड्यू टू आर्हेनियस थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ा है। और हाइड्रोक्सिल OH जो है वो बेसिक है। तो वाटर जब आयोनाइज हो जाता है, बॉडी का ये फायदा होता है कि वो pH चेंज कर सकता है जहां चाहे। वो क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है और ये स्प्लिट हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल, वैसे दो होते हैं लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल भी स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल नेगेटिव। आपको पता है कि ये एसिडिक मीडियम पैदा करता है और OH बेसिक पैदा करता है। तो ये H हाइड्रोजन आयन जो है ये स्टमक की तरफ चले जाते हैं, स्टमक को एसिडिक कर लेते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट कर लेते हैं। OH इंटेस्टाइन की तरफ चले जाते हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर लेते हैं, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर लेते हैं, अमाइलेज को एक्टिवेट कर लेते हैं, लाइपेज को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन, बजाय तो ये फजूल है लेकिन लिविंग बॉडी में बड़ी यूजफुल है क्योंकि वहां पे ये किसी भी स्पेसिफिक एरिया का pH चेंज कर सकती है और वहां के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकती है कि वो वहां के एंजाइम पर फंक्शन करे और वो एंजाइम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना स्टार्ट करे। तो हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली आयोनाइजेबल। आउट ऑफ 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स, ओनली one molecule of water ionizes into hydrogen ion and hydroxyl ion। अब हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा pH को, डिक्रीज pH जहां पे रिक्वायर्ड होगा, और OH क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा pH जहां पे रिक्वायर्ड होगा और वहां की एंजाइम की हेल्प करेगा। अगर बाहर से मीडियम ना भी प्रोवाइड हो तो वाटर ही एम्फोटेरिक और वाटर ही एक तरफ एसिडिक और दूसरी तरफ बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर लेगा और एंजाइम का काम चल जाएगा। तो हम कहते हैं कि दिस आयोनाइजेशन फॉर्म ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो आपकी बॉडी में जहां जहां एंजाइम्स काम करते हैं, एसिडिक मीडियम जिनको चाहिए, बेसिक जिनको चाहिए, वो वाटर की इस क्वालिटी से उनको फायदा पहुंचता है। दिस वॉज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसको ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। अगर ऑटो आयोनाइजेशन आपसे पूछ लें तो आप टेंशन ना लें कि ये तो हमने नहीं पढ़ा। दिस इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसके लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, अगर आप स्टिमुलेट करें तो ज्यादा होगा।
ये विदाउट एनी स्टिमुलस खुद ब खुद होता है, और इसका बायोलॉजिकल रोल ये है कि ये हमारी बॉडी में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, और आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है। चलिए जी, अभी हम अच्छा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, वाटर खुद रिएक्टेंट भी है और वाटर खुद प्रोडक्ट भी है। आपको पता है आपकी बॉडी में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, हमने पहली दफ़ा पढ़ा था। वो ये था कि वाटर कभी हाइड्रोलिसिस में रोल प्ले करेगा, कभी कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन में ये प्रोडक्ट होगा और हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्टेंट होगा। तो आपको जब रिएक्टेंट की जरूरत होगी तो भी वाटर आपकी हेल्प करेगा, और जब आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी तो भी वाटर आपकी हेल्प करेगा। हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन बोथ नीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो हम कहते हैं कि ये खुद ऐसा कंपाउंड है जो खुद प्रोडक्ट भी है मुख्तलिफ रिएक्शंस में आपकी बॉडी में, और रिएक्टेंट भी है। तो हम कहते हैं कि वाटर इटसेल्फ इज अ रिएक्टेंट एंड हाइड्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है जी, अभी कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर आपसे बायोलॉजिकल रोल पूछेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में, कोहेजन एडेशन तो हर कोई जानता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या बिहेव करती है, क्या रोल प्ले करती है आपकी बॉडी में, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ये एग्जैक्ट एमसीक्यूज मैंने उठाया है प्रीवियस पेपर से, जो आपसे पूछा गया था 2019 के एमडीकेट, उस वक्त एन एमडीकेट नहीं था, तो वहां पे आपसे पूछा था कि विच वन हेल्प्स इन पीएच मेंटेनेंस एंड एंजाइम एक्टिविटी। तो चले एमसीक्यूज पहला आ गया, पॉइंट आखिरी था, कौन बताएगा विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स एंड एंजाइम एक्टिविटी इन योर बॉडी। क्या हाँ, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। पोलैरिटी क्या हेल्प करती है, स्टेबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी में। एनामोलस बिहेवियर क्या हेल्प करती है, हाँ एनामोलस बिहेवियर हेल्प करती है कि वाटर ब्लॉकेज नहीं कर सकता, आइस ब्लॉकेज को स्टॉप करता है। और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हेल्प करती है किस चीज के लिए, फॉर द पीएच मेंटेनेंस एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ह्यूमन सेल्स हैव -% वाटर। इजी एमसीक्यूज है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, काफी शोर आ गया, लेकिन मैं समझ गया आपने ऑप्शन डी बोला है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज इफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एब्सेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट विल बी -80 डिग्री सी। गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड ने इसको स्टेबिलिटी दी, याद रखें, और वो स्टेबिलिटी थर्मोस्टेबल भी है, स्टेट स्टेबल भी है, और सॉल्युबिलिटी स्टेबल भी है, खुद रिजॉल्व नहीं होते, चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, विच वन हेल्प्स इन, अच्छा ये तो वही एमसीक्यूज फिर आ गया। नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट आपको कहा गया कि दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।